redmi.com स्क्रीन आपको शो हो रही है। चलिए देखो, सबसे पहले जीएसटी क्या होता है ये मैं आप लोगों को एक बार मैंने मोटा मोटा समझाया था। बेसिकली जीएसटी क्या होता है, आज उसकी डिटेल समझो। देखो, जीएसटी का मतलब होता है एक टैक्स, मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं। इट मीन्स अगर कोई वस्तु खरीद करके ला रहे हैं, कोई गुड्स खरीद करके ला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा लगभग उतना उसके बराबर या उस जैसा ही टैक्स अगर कोई हम सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर भी हमें मिलता है या हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी का जो पर्पज़ है वो क्यों है और किस तरह से हमें इम्पैक्ट करता है नॉर्मल आदमी को, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वो टैक्स जो किसी नॉर्मल आदमी के ऊपर डायरेक्टली तो लगता नहीं है, इनडायरेक्टली उसकी जेब से जो पैसे जाते हैं वो टैक्स के रूप में काफ़ी सारे चले जाते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन को नॉर्मल तरह पर या एकदम डायरेक्टली उसको पता नहीं होता कि हमने गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे किया है या नहीं किया। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली रूप से एंड कस्टमर ही पे करते हैं। बाकी के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो बीच के बिजनेसमैन हैं, वो सभी के सभी इसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन अपनी जेब से कोई पे नहीं करता जीएसटी। पर जो एंड यूज़र होता है, एंड यूज़र का मतलब जो नॉर्मल कस्टमर है, जैसे हम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदा, किसी भी गुड्स को खरीदा या किसी भी सर्विसेज को हमने लिया, तो उस सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगा वो हमें अपने आप ही पे करना होगा, और जिसका हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी कि इस वस्तु के ऊपर या इस सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब देखो जीएसटी का पोर्टल, जीएसटी अपने अंदर एक सबका मतलब एक बहुत बड़ा टैक्स है, टैक्स का पोर्टल है जो जीएसटी के नाम से है, जो ऑल ओवर इंडिया में लगता है। ऑल ओवर इंडिया का मतलब है जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, सभी स्टेट में समान रूप से काम करता है। दिल्ली में भी काम करता है, यूपी में भी काम करता है, महाराष्ट्र में भी, आसाम में भी, और उधर पंजाब, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरह का टैक्स लगता है सब जगह पर। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि आप कोई सामान खरीदने थे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आप खरीदते हैं, मतलब कोई भी एक गुड्स आपने खरीद लिया, जैसे कि उस गुड्स के अंदर आपका साबुन सर्फ भी हो सकता है, डेली यूजेस की चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर आपका जो घर के जो हाउस होल्ड के सामान है, आप कुछ भी सामान उसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, सपोज घर में यूज़ होने वाला हम फ्रिज ले लेते हैं। अगर फ्रिज के ऊपर जो जीएसटी दिल्ली में होगा, वही जीएसटी हर किसी स्टेट में समान रूप से होगा। अगर किसी एक चीज़ पर 18% लगता है जीएसटी, तो हर किसी स्टेट के अंदर वो 18% ही लगेगा। जीएसटी के अंदर यही फायदा है कि यानी कि वन नेशन वन टैक्स, इस इट मीन्स जो मोदी जी बोलते हैं कि वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी का मतलब एक एक समान टैक्स पूरे देश के अंदर। यानी कि एक कोई भी हम गुड्स ले लें, उस गुड्स के ऊपर एक तरह का टैक्स ऑल ओवर इंडिया में लगेगा। ठीक है, इस जीएसटी का हम कहाँ से देख सकते हैं, इसके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं, उसके लिए मैंने गूगल खोला हुआ है आप सभी के सामने। गूगल में हम सिंपल जीएसटी लिखेंगे, जीएसटी लिख करके एंटर कर देंगे, तो हमें इस तरह से gst.gov.in का एक पोर्टल हमें, यानी कि एक वेबसाइट हमें मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जीएसटी पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो जीएसटी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। अब देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी डिटेल समझते हैं। गुड्स का मतलब हो जाता है कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी गुड्स, इट मीन्स वो आपका साबुन, सर्फ, चीनी, मोबाइल फ़ोन या एरोप्लेन, घर के अंदर एसी,
इसके अंदर बर्तन भी आ सकते हैं, कपड़े भी आ सकते हैं, मतलब वो चीज़ जो आप फिजिकली टच कर सकते हो, फिजिकली अपने घर पर ला सकते हो, वो सभी कुछ कहाँ पर आ जाएगा, गुड्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसको आप फिजिकली तो टच नहीं कर सकते, लेकिन उसका यूज आप पूरा करते हो। जैसे कि आप नेटवर्क, फोन के अंदर नेटवर्क आते हैं, नेटवर्क के लिए भी तो आप पेमेंट करते हो, तो वो क्या है, वो सर्विसेज है, किसकी, फोन की सर्विसेज। आप क्या करते हो डे टू डे बेसिस पर, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, कंसल्टेशन के लिए आपसे फीस तो ले लेगा, लेकिन क्या आपको दवाई नहीं देता है। पहले वो आपका डायग्नोज करेगा, पेपर बना करके आपको देगा, यानी कि आपसे आपकी बीमारी पूछता है, उस बीमारी का सॉल्यूशन निकाल करके एक पेपर पर, अपने पेपर पर लिख करके दे देता है। उसके बाद में आप बाहर जाओगे, केमिस्ट की शॉप पर जाओगे, कहीं जाओगे, फिर आप उस दवाई को परचेज कर सकते हो। यानी कि वो जो कंसल्टेशन फीस हो गई वो सर्विस टैक्स में आएगा। इसी तरह से अगर आप कहीं पर जाकर के अपने बाल वगैरह कटवाते हो तो वो भी सर्विसेज में आता है। अगर आप अपने घर के अंदर कोई व्हाइट वॉश कराते हो या कुछ भी ऐसा काम कराते हो जहां पर लेबर यूज होती है, फिजिकल चीज आपको कुछ नहीं मिलती, वो क्या कहलाएगी, सर्विसेज कहलाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके सर्विसेज के, ठीक है, कुछ मोटे मोटे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब दो तरह से जीएसटी लगता है, पहला गुड्स हो गया, दूसरा सर्विसेज हो गया। इससे पहले जीएसटी पोर्टल के आने से पहले गुड्स के ऊपर जो टैक्स होता था वो अलग लगता था, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता था वो अलग लगता था। इट मीन्स जो गुड्स और सर्विसेज है वो दो अलग अलग चीजें थी पहले, जीएसटी के आने से पहले। जीएसटी कब से आया इंडिया के अंदर, जीएसटी 2017, जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड हुआ। उसके बाद में तब से लेके आज तक पूरे इंडिया के अंदर जीएसटी चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। जितने भी बिजनेसेस हैं सभी बिजनेस के अंदर जीएसटी यूज होता है। अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हो तो हर किसी के ऊपर आपको जीएसटी मिलता है। जैसे कि आप अगर डेली की चीजें कुछ खरीदने जाते हो, आप अपने साफ सफाई सफाई से रिलेटेड अगर कुछ चीज खरीदने जाते हो, जैसे साबुन आपने खरीदा उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, डिटर्जेंट आपने खरीदा उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, अगर आप टॉयलेट क्लीनर खरीदते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। इट मीन्स घर से लेकर के इंडस्ट्री तक, या जहां भी बाहर जा, मतलब घर से लेकर के बाहर जो भी आप चीजें देखते हो, अगर कुछ भी आपने खरीदना है तो उसके ऊपर जीएसटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। जिन चीजों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता वो अलग हो जाती हैं, वो भी आती सब जीएसटी पोर्टल के दायरे में ही है, लेकिन वो जीएसटी से फ्री हो जाती है। अब जीएसटी से फ्री कौन कौन सी चीज हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे दूध हो जाता है, जो डेली रूटीन की चीजें हैं, जैसे दूध हो गया जो हर किसी को चाहिए। बिना ब्रांडेड का आटा हो गया जो हर किसी ह्यूमन की एकदम ज़रूरत है, उसके ऊपर नहीं लगता। फिश वगैरह हो जाती हैं उनके ऊपर नहीं लगता। पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, उनके ऊपर नहीं लगता। जो भी डायरेक्टली यूजेबल की चीज़ें हैं उनके ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पर जीएसटी नहीं लगता। आटे का फॉर्म हो गया, अगर आप बिना ब्रांडेड आटा लेके आते हो, आटा मीन्स जिसकी आप रोटी बना के खाते हैं, वो आटा अगर सिंपल आप बैग में लेकर के आते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप किसी कंपनी का आटा लेकर के आते हो, ब्रांडेड आटा लेकर के आते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आपको लगेगा। तो वो आपको हर जगह पर चीजें देखनी होंगी कि कहाँ पर जीएसटी लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है। लगता सब चीजों के ऊपर है, बस कहीं पर आपको जीएसटी देना होता है, कहीं आपको जीएसटी के से छूट मिल जाती है। अब ऐसे ही अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, वहां पर भी आपको सर्विस चार्ज देना होता है। तो अब क्या होता है कि हर किसी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे उस सेक्टर में आपको जीएसटी देना ही देना होगा। जो भी नॉर्मल पर्सन है वो अपनी जेब से जीएसटी देगा ही देगा।
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसी बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, अगर कोई भी सामान खरीदता है और वो जीएसटी का बिल उसको मिलता मिलता है। अब क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन, कोई जीएसटी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो 100 रुपए की चीज खरीद करके लाता है, तो उसके ऊपर अगर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 18% टैक्स के हिसाब से लेता है, बिल उसको 18% जीएसटी के हिसाब से मिलता है। 5% है तो 5 के हिसाब से मिलता है, 28% हो तो 28 के अकॉर्डिंग मिलता है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो कुछ भी सामान खरीद करके लाता है, तो उसको जीएसटी वहां पर तो वो पे करेगा, लेकिन जब पे करने के बाद में उस जीएसटी से परचेज की हुई वस्तु है या सर्विस, जो भी चीजें हैं, अगर वो आगे बेचता है, तो उसे वो जीएसटी वापस मिल जाता है। इट मीन्स वो जो पर्सन जीएसटी दे करके कुछ सामान खरीद करके लाता है, वो आगे सामान बेचने के अंदर वो जीएसटी वापस ले लेता है। तो यानी कि एक बिजनेसमैन को कभी भी अपनी जेब से जीएसटी देने की जरूरत नहीं होती है डायरेक्टली रूप में। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, यानी कि जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को हमेशा ही जीएसटी अपनी जेब से पे करनी होती है। अगर मैं कोई भी घर का सामान या कोई भी अपने लाइफ में यूज होने वाला सामान लेकर के आता हूं, तो मुझे जीएसटी जो उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी का है, फुल जीएसटी पे करके ही लाना होगा। अगर मैंने प्लान किया है कि भाई मैंने गर्मी है, गर्मी में मैंने एसी लिया है, तो एसी के ऊपर 28% जीएसटी है। अब 28% जीएसटी मैंने पूरा ही पे करना होगा। एसी के ऊपर जो एसी का वैल्यू है, उसके ऊपर जीएसटी में मुझे पे करके ही लाना होगा, बिना जीएसटी के मुझे नहीं मिल सकता। अब अगर वही एसी, यानी कि एयर कंडीशन, अगर वही उसी एसी को अगर एक बिजनेसमैन खरीद करके लाता है बेचने के लिए, तब क्या होता है, तब जो जितना भी वो जीएसटी आगे दे करके उस एसी को खरीदेगा, तब वो उस जीएसटी मतलब उस एसी को जब बेचेगा, तो उसके ऊपर वो अपना जीएसटी पूरा का पूरा वसूलेगा। अब देखिए, जो जीएसटी लिया गया बिजनेसमैन के द्वारा, और जिस को अपना प्रॉफिट रखने के बाद जिस मतलब रुपए पर बेचा गया, उस रुपए के ऊपर जो जीएसटी उसके पास एक्स्ट्रा आ जाता है। एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए खोल लेता हूँ, एक सेकंड, एक्सेल शीट खोलता हूं मैं। देखिए, फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के लिए, यानी कि अगर उसने बिजनेस किया हुआ है एसी खरीदने परचेज करने का, तो अब क्या होता है, अगर मान लिया 10,000 रुपए का कोई भी एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन एसी खरीद कर लाता है, 10,000 का एसी नहीं आता, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। अब इसके ऊपर मान लीजिए 18% का टैक्स लगा हुआ है, 28% होता है, फिर भी मैं 18% लगा करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। अब क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, 10,000 रुपए मूल्य की कोई वस्तु खरीद कर लाता है, तो उसको 1,800 रुपए का टैक्स, यानी कि जीएसटी के रूप में देना होता है। अब जो बिल बनेगा उनके लिए, वो बनेगा 10,000 प्लस 1,800 रुपए, यानी कि 11,800 रुपए का पेमेंट उस बिजनेसमैन को सामान खरीदने के लिए पे करना होगा, 11,800 रुपए। अब वही सामान वो खरीद करके तो ले आया, अब अपनी दुकान पर रखकर उसको सेल आउट करता है, ठीक है। अब सेल आउट करेगा तो क्या करेगा, उस सामान को खरीदने के लिए उसके ऊपर भाड़ा भी लगेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी दुकान में रखने के लिए। अब वो दुकान रख खोलता है, तो दुकान के अंदर उसको क्या होगा, दुकान का किराया भी उसने देना है। अगर वो खुद बंदे की खुद की भी अगर किराए की शॉप नहीं है, तब भी उसको बिजली का बिल तो देना ही है। और वो पर्सन पूरे दिन ऑक्यूपाइड हो जाता है वहां पर दुकान में, तो उसको क्या करना है, अपनी मजदूरी भी निकालनी है, मतलब अपना जो उसका पूरे दिन का हिसाब किताब बैठता है वो भी निकालना है। अब क्या करेगा पर्सन, जो खरीद करके लाया, वो सोचता है कि भाई मैंने 10,000 रुपए के ऊपर अपना प्रॉफिट रखना है। सपोज
उसने इसके ऊपर 25% का अपना मार्जिन लगा दिया। ठीक है, तो 10,000 रुपए के ऊपर जो 25% हुआ वो हुआ 2500 रुपए। अब क्या होता है कि जो जितने का उसने सामान खरीदा था उसके ऊपर 25% का मार्जिन रख करके उसने बेचना है सामान को। अब उसकी जो कीमत थी 10,000 रुपए थी बिना जीएसटी के, और जीएसटी लगा करके 11,800 हो गई थी, वो खरीद लिया उसने। अब क्या किया उसने, 2500 रुपए अपने ऐड कर दिए, तो 12,500 रुपए उसका बेसिक प्राइस हो गया। अब बेसिक प्राइस के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, ठीक है, 18% ही लगा करके यहाँ पर मिला था, तो वो भी 18% ही उसको बेचने में देगा। ठीक है, तो अब 18% यहाँ पर आ जाता है कितने रुपए, 2250 रुपए। टोटल बिल कितने का बन जाएगा, 1250 प्लस 2500। ठीक है, अब कोई भी पर्सन 11,800 रुपए का तो खरीद करके लाता है, लेकिन जो बेचता है वो 14,750 रुपए का बेचता है। अब क्या होता है कि 11,800 रुपए में से 14,750 रुपए अगर माइनस कर दिए जाए तो क्या होगा, वो उस पर्सन का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन उस प्रॉफिट के अंदर जो उसने जीएसटी दिया है और जो यहाँ पर जीएसटी लिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट को जमा करना होगा। वो जो डिफरेंस जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, उसके बाद में जो आपका अमाउंट बचा हुआ है वो आपका प्रॉफिट है। क्लियर हो गई ये बातें? देखिए, इसका मोटा मोटा एग्जांपल दोबारा से आप समझ लो कि यहाँ पर जो उसने जीएसटी लिया, ठीक है, जीएसटी किससे लेगा, उस पर्सन से जीएसटी लेगा जिसको वो ये अपना गुड्स बेच रहा है। और यहाँ पे उसने जीएसटी पेड किया। जीएसटी किसको पेड करेगा, जिससे वो सामान खरीद करके लाया है। ठीक है, यहाँ पर खरीद करके लाया तो 1,800 रुपए जीएसटी दिया उसने, और यहाँ बेचा तो 2,250 रुपए उसको जीएसटी मिल गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 2,250 रुपए माइनस 1,800 रुपए, इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 450, यानी कि 450 रुपीज। तो ये जो अमाउंट आपको जीएसटी के रूप में एक्स्ट्रा मिला है वो आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। यही पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है खरीदने बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ या जो जीएसटी पर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग कहलाती है। ठीक है, अगर वो पर्सन कोई सामान बेचता है तो बेचने की जो रिपोर्ट अगर वो गवर्नमेंट को देगा तो वो कहलाएगी GSTR1। ठीक है, GSTR1 की रिपोर्ट कहलाएगी। अगर वो कुछ खरीद करके ला रहा है, खरीदने की डिटेल अगर कहीं पर चेक करनी है तो वो कहलाएगी GSTR2। अब क्या होता है, दूसरी चीज हो जाती है टैक्स डिपॉजिट करने की। यानी कि अगर किसी भी पर्सन ने टैक्स डिपॉजिट किया है तो ये कौन से रिटर्न में इंक्लूड होगा, GSTR3B। तो यहाँ पर खरीदने से लेकर के बेचने तक और जो प्रॉफिट कमाया उस तक जितनी रिटर्न फाइल होंगी वो सारी आपके सामने आ गई है। जो रिटर्न फाइल होंगी यहाँ पर वो होती है GSTR1 और GSTR3B। ठीक है, GSTR2 भी कभी फाइल नहीं होती है। GSTR2 हमेशा देखी जाती है, किसी भी पोर्टल पर जाकर के हम GSTR2 को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे कि हमने कितना माल खरीदा है, हमने कितने बिल खरीदे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है कि मैंने किसी भी बिजनेसमैन से यहाँ पर ये सामान खरीदा, 10,000 रुपए का सामान 1,800 रुपए जीएसटी दे करके मैं कोई सामान खरीद करके लाया हूँ। अब मुझे कैसे पता कि जिससे मैंने खरीदा है उस पर्सन ने जो हमसे 1,800 रुपए लिए हैं वो डिपार्टमेंट में जमा किए या नहीं किए, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे पता करने के लिए, अगर मुझे पता करना है कि जिससे मैंने सामान खरीदा है उसने जीएसटी डिपॉजिट किया है नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो 2B को चेक कर लेगा। GSTR2 को चेक कर लेगा। GSTR2 में क्या होता है कि जितने भी हमने खरीदे हुए बिल हैं वो सारे आपके GSTR2 में मिल जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में आ जाती है, इसके अंदर भी GSTR 2 के अंदर भी कई सारी होती है, एक होती है GSTR 2A और एक होती है 2B। उन दोनों के अंदर वहां पर डिटेल आपको मिल जाती है। उनके अंदर का क्या डिफरेंसेस होता है, अब डिफरेंसेस समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, GSTR 1 की जो लास्ट डेट होती है किसी भी पर्सन को अपलोड करने की पोर्टल पर, वो होती है हर मंथ की 11 तारीख। ठीक है, 11th ऑफ एवरी मंथ। अब कौन सी 11, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, किसी भी सामान को अगर मैं खरीद करके लाता हूं तो मुझे उसकी रिटर्न मतलब मुझे उसको GST पोर्टल पर बताना होता है। मतलब हमने अगर कुछ खरीदा या कुछ बेचा तो हमें उसकी डिटेल को गवर्नमेंट को बताना होता है। खरीदने के लिए आपको कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास डिटेल पहुंच जाती है। कैसे, इस तरह से कि जब भी आप किसी सामान को बेचोगे तो बेचने की जो भी डिटेल है वो आपको गवर्नमेंट को बतानी ही बतानी है। इट मीन्स अगर आप कुछ सामान बेच रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को बताना है, अगर कोई भी दूसरा पर्सन सामान बेच रहा है वो भी गवर्नमेंट को बताएगा। अगर हम किसी से सामान खरीद रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो वो बेच रहा है अपना सामान ना, वो बेच रहा है तो उसकी जिम्मेवारी बन जाती है उसको डिपार्टमेंट को बताना है, यानी कि गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने ये सामान बेचा इस महीने के अंदर। तो जो जो भी पर्सन अपने शॉप से, अपने बिजनेस से जो जो भी सामान की सेल करता है, जो सेल हुई है उसको हर महीने अपने पूरी बुक्स के अंदर की जो पूरी डिटेल है वो डिपार्टमेंट में देगा। अब उसके देने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। एक तरीका होता है कि वो सारी डिटेल बनाएगा, मैनुअल जा करके डिपार्टमेंट में सबमिट कर देगा। डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, GST के डिपार्टमेंट। तो वो काम पहले होता था जब बैठ का टाइम चलता था। तो आपके पास क्या फैसिलिटी होती थी कि जब नेटवर्किंग नहीं थी, इंटरनेट का जमाना नहीं था, सब काम आप ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, तब क्या होता था, आप जाकर के डिपार्टमेंट में मैनुअली सबमिट कर देते थे। मैनुअली मतलब एक पेपर के ऊपर आपने लिखा कि मैंने इतने रुपए का सामान इतनी क्वांटिटी में था वो बेच दिया जी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा करना नहीं होता, अब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन कहां पर होता है, इस पोर्टल के ऊपर, GST के इस पोर्टल के ऊपर। इस पोर्टल के ऊपर जाकर के आपको क्या सामान आपने पूरे महीने में बेचा वो आपको सबमिट करनी होती है GST पोर्टल के ऊपर डिटेल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे डीपली बढ़ते हैं। अब मैंने कोई सामान 1 तारीख से लेकर के, महीना कौन सी तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से शुरू होता है, यानी कि 1 सितंबर 2022 को कोई सामान मैंने खरीदा। ठीक है, सॉरी, मैंने कोई भी सामान की सेल की, खरीदा नहीं, यहाँ पर बेचने की बात होगी। मैंने कोई भी सामान बेचा यहाँ पर 1 तारीख में, 1/9/2022। ऐसे ही मैंने 2 तारीख में कोई सामान बेच दिया। इसी तरह से मैंने 3, 4, 5 अप टू 30 तारीख तक। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के मैंने 30 तारीख तक हम आ जाएंगे, यानी कि जो महीना खत्म होगा वो कब खत्म होता है, 30 तारीख को खत्म होता है, या 31 तारीख को, अगर किसी भी मंथ के अंदर 31 दिन में है। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर के मंथ एंड तक जो भी आप सेल करते हो, जितनी भी आप बिक्री करते हो, वो डेट के वाइज आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करानी होती है। यानी कि उसकी पूरी डिटेल आपको GST पोर्टल पर चढ़ानी होती है। और वो चढ़ाया किस फॉर्म में जाता है, GSTR 1 के फॉर्म में। ठीक है, वो कब चढ़ानी होती है आपको, वो 11 तारीख से पहले चढ़ानी होती है। अब आप पूछोगे कि भाई 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तो हम सेल कर रहे हैं, तो बीच में कैसे कर देंगे। बीच में नहीं करनी होती, इसकी जो रिपोर्ट होती है हमें जनरेट करने की, वो होती है हमें 11/10/2022 से पहले पहले। इट मीन्स अगर हम सितंबर की डिटेल कोई भी GST पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं तो वो हम कब करेंगे, अक्टूबर महीने की 11 तारीख से पहले पहले, या 11 तारीख तक। जो लास्ट डेट है GSTR 1 की वो है 11 तारीख। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन 11 तारीख तक अपनी डिटेल GST पोर्टल पर अपडेट कर देता है तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो GSTR 2 भी में आ जाती है। ठीक है,
टू बी का मतलब होता है कि जो पर्सन विद इन ड्यू डेट अपनी डिटेल सबमिट कर देता है गवर्नमेंट के पोर्टल पर, तो उसकी जो बिल्स की डिटेल है वो कहां पर शो हो जाएंगे, टू बी के अंदर शो हो जाएंगे। और टू बी कब जनरेट होती है, 13 तारीख, हर महीने की 13 तारीख को शो हो जाती है। ठीक है, 13 तारीख इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 30 तारीख तक का कोई भी सामान बिक्री किया है, 1 से लेकर के 30/9 तक जितने भी सामान बेचे हैं उनके बेचने की डिटेल मैंने 11 तारीख तक पोर्टल पर चढ़ा दी है। तो जो मेरी 13 तारीख को जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगी, जीएसटीआर 2B जनरेट होने की डेट होती है 13 तारीख हर महीने। जैसे 11 को हमने अपलोड कर दी तो 13 तारीख तक वो डिटेल बना करके 2B में जितने हमने बिल चढ़ाए हैं वो सारे के सारे 2B में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो सामान बेचेंगे वो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, बिना खरीदे तो हम बेच ही नहीं सकते। हम जो सामान अपने बेच रहे हैं वो किसी की परचेज होगी, तो जो किसी की परचेज होगी तो जो भी पर्सन अपनी परचेज चेक करना चाहता है वो जीएसटीआर 2B में जाकर के चेक कर सकता है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे किसी कारणवश 11 तारीख तक तो मैं अपनी ये डिटेल पोर्टल पर सबमिट नहीं कर पाया, मेरी पोर्टल पर डिटेल अपलोड करने की डेट निकल गई है, मान लिया मेरी यहाँ पर 15 तारीख हो गई है या 18 तारीख हो गई है सपोज। ठीक है, तब क्या होगा, तब जो मेरे जो सेल के बिल हैं क्या वो 2B में मिलेंगे, वो सेल के बिल आपके 2B में बिल्कुल नहीं मिल सकते। क्यों, क्योंकि जो आप 11 तारीख तक डिटेल अपलोड करोगे वो 13 तारीख को जनरेट होकर के 2B के फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर कोई पर्सन 11 तारीख के बाद भी अपने जीएसटीआर 1 सबमिट करता है तो उसकी डिटेल हमें मिलेगी जीएसटीआर 2A के अंदर। जीएसटीआर 2A के अंदर अगर वो पर्सन 30 तारीख को भी अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है ना तो उसकी डिटेल भी 2A में ही मिलेगी। इट मीन्स 2B एक पीरियड तक लॉक हो जाता है, यानी कि 11 तारीख तक जिस किसी ने बिल चढ़ाए वो 2B में सबमिट हो जाएंगे। और अगर कोई पर्सन भूल जाता है या नहीं करता तो उसके लिए क्या होता है, 2A में चेक करता है। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि किसी भी पर्सन ने कोई सामान बेचा, ठीक है, एक बिजनेसमैन ने कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद में उसने उस सामान को आगे बेच दिया तो उसको अपने जीएसटी का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब जीएसटी का जो प्रॉफिट मिला उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म हो गई इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो भी हमें टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, यानी कि जो भी हमने परचेज किया हुआ है सामान, परचेज किए हुए के ऊपर जितना भी हमें जीएसटी मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैंने अगर किसी पर्सन को सामान बेच दिया उसके ऊपर मुझे 2250 रुपए मिले जीएसटी के। अब गवर्नमेंट के हिसाब से जो हम सामान सेल कर रहे हैं उसका हमें टोटल जीएसटी देना होता है गवर्नमेंट। अब क्या हमें जीएसटी की, यानी कि हम जमा तो करें सिर्फ 450 रुपए। ठीक है, 450 रुपए हम कब जमा करेंगे, जब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे 1800 रुपए का। इट मीन्स अगर हम ये 1800 रुपए इसमें से माइनस नहीं करते, ठीक है, 1800 रुपए अगर हम यहाँ पर माइनस नहीं करते तो हमें कितना जमा करना पड़ता, 2250 रुपए का पूरा टैक्स जमा करना पड़ता। अब क्या हो जाता है, अगर ये पर्सन जिससे हम खरीद करके लाए हैं, ये पर्सन 11 तारीख तक अपनी रिटर्न अपडेट मतलब पोर्टल पर जमा कर देते हैं तो हमें जो जमा करना होगा टैक्स वो 450 रुपए का टैक्स जमा करना होगा। अगर किसी वजह से ये पर्सन जिससे हमने खरीदा है सामान वो 11 तारीख तक रिटर्न अपलोड नहीं करते पोर्टल पर, 30 तारीख को करते हैं, तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हमें कितना टैक्स जमा करने पड़ेगा, 2250 रुपए का। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आया। इसका मतलब होता है कि जो डेट है, जो लास्ट डेट की हुई है वो बहुत मैंडेटरी है। अगर हमारा जिससे हम सामान खरीदते हैं अगर वो पर्सन टाइमली पेमेंट टाइमली जीएसटी की रिटर्न अपडेट नहीं करता है, पोर्टल पर अपलोड नहीं करता, तो जो हमसे खरीद रहा है सामान उसको हमारे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसको जितना सामान जितना अमाउंट पर वो बेचता है ना
जो टैक्स उसने लिया वो टोटल का टोटल उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि मैं ये सामान खरीद कर लाया हूँ और जिससे मैंने सामान खरीदा है उस पर्सन ने 11 तारीख को तो रिटर्न दी नहीं है, 30 तारीख में या उससे आगे कभी भी जमा की होगी, तो मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने अपना मार्जिन रख करके सामान बेचा तो मुझे 2250 रुपए के 2250 ही गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे। मैं नहीं कह सकता कि जी मैंने सामान खरीदा है, क्योंकि आप कहां से दिखाओगे कि आपने सामान खरीदा है? वो टू बी में तो मैच ही नहीं हो रहा है। अब क्या कर सकते हो इस केस के अंदर? आप टू ए में जाकर के चेक कर सकते हो। टू ए में जाकर के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिससे आपने सामान खरीदा था वो आपका बिल तो है, लेकिन 30 तारीख में चढ़ाया हुआ है। अब क्या करोगे आप यहाँ पर? अब क्या हो सकता है कि पहले आपको 2250 रुपए तो पहले महीने में आपको डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है बचत करने का। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ आपका आएगा, यानी कि अक्टूबर का मंथ आपका आ जाएगा, उस अक्टूबर मंथ के अंदर आपको ये 1800 रुपए ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो जो आप नेक्स्ट मंथ की सेल करोगे उसके अंदर आप 1800 रुपए माइनस कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर पहले आप डिपॉजिट कर दोगे गवर्नमेंट को, और अगली बार जब आप डिपॉजिट करोगे तो उसके अंदर इस वाले परचेज का वापस कर करके माइनस करके तब आप डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न अपलोड करने की प्रक्रिया का छोटा छोटा सा एग्जांपल कि किस तरह से आपको सामान खरीदते हो, किस तरह से आप सामान बेचते हो, किस तरह से आपका जीएसटी का डिफरेंस होता है, किस तरह से आपको पोर्टल पर जमा करना होता है, और अगर वो टाइमली जमा नहीं करता तो हमें क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जीएसटीआर 1 की बात। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन अगर सेल करेगा तो डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करेगा, उसको बताएगा जरूर, तो वो हो जाती है जीएसटीआर 1 के अंदर। अब मैं कहता हूं कि मैंने जीएसटीआर 1 तो सबमिट कर दी है, तो मुझे जीएसटीआर 2 भी कब चेक करनी है? मुझे जीएसटीआर 2 भी कब चेक करनी होगी? 13 तारीख के बाद। यानी कि जैसे आज 13 तारीख अगर है तो 13 तारीख में वो पोर्टल अपलोड करता है सभी की रिटर्न, जितने जिसने बिल बनाए हैं वो सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद में 13 तारीख तक, लास्ट 13 तारीख तक वो जनरेट कर देता है, और 14 तारीख के मॉर्निंग में आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टू बी का मतलब होता है सिर्फ चेक करने का पर्पस, टू ए और टू बी दोनों चेक करने के पर्पस। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड कि आपको कितना टैक्स डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो प्रक्रिया आपकी जो लिया दिया और गवर्नमेंट को दिया वो कब पूरी होगी? जब आपने खरीद भी लिया, बेच भी लिया, और जो डिफरेंस आया आपका वो गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो जीएसटीआर 3 की जो लास्ट डेट होती है हर महीने की, वो होती है 20 तारीख। यानी कि 20/10/2022 होगी किस केस में? अगर मैं यहाँ पर कोई सामान खरीदता हूँ सितंबर के महीने में, तो जो सितंबर महीने का मेरा टैक्स होगा वो मुझे 20 अक्टूबर से पहले पहले जमा करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया? 11 तारीख तक अपनी जीएसटीआर 1 अपलोड कर दी। 14 तारीख में मैंने अपनी जीएसटीआर 2 भी चेक कर ली, मुझे पता चल गया कि मेरा यहाँ पर बेनिफिट मिला है। तो मुझे क्या करना होगा? मेरे जो लाइबिलिटी बनी वो 450 रुपए जमा करने की बनी। अब 450 रुपए मुझे कब तक जमा करने हैं? मुझे 450 रुपए 20 तारीख या 20 तारीख से पहले पहले जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के गवर्नमेंट को सबमिट कर देने, यानी कि वो पैसा मुझे जमा कर देना। अब मैं पैसा जमा कर दूंगा, जमा करने के बाद में एक चालान बन करके आता है जिसको बोलते हैं जीएसटी का चालान। जीएसटी के चालान के थ्रू हम क्या करेंगे? उस पेमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। अब वो जो पेमेंट है वो हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद में हम क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि सर जो हमने अपना सामान बेचा था उसको हमने सामान खरीदे हुए में से माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद में जो हमारा टैक्स बना वो हमने डिपॉजिट कर दिया, और करने के बाद में हमने पूरी डिटेल आपको सबमिट कर दी है। तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो जीएसटीआर 3B में हम क्या क्या चीजें देंगे? हम टैक्स जमा करने की डिटेल देंगे और अपनी टोटल सेल और परचेज की डिटेल देंगे। यानी कि टोटल हमने सामान बेचा था 14,750 रुपए का, हमने खरीदा था 11,800 रुपए का, जिसमें हमें 2,250 रुपए का जीएसटी हमें मिला था। उसमें से हमने 1,800 रुपए का जीएसटी हमने खरीदा था, वो हमने लेने देने के बाद हमारा बचा ये
ये पूरी डिटेल हमें बना करके डिपार्टमेंट में देनी होगी। यानी कि जीएसटीआर 3B का जो फॉर्म होता है उस जीएसटीआर 3B के फॉर्म के अंदर, अब आप ये समझिए जीएसटीआर 3B मैंने यहाँ पर लिखा, इस जीएसटीआर 3B का एक फॉर्म होगा। फॉर्म होने का मतलब होता है किसी भी चीज का एक फॉर्म होता है। अगर आप कहीं पर जाकर के एडमिशन लेते हो तो भी आपसे फॉर्म भराया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज में एनरोल करते हो एक फॉर्म खुल करके आ जाता है जिसमें बेसिकली आपका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल डिटेल नहीं मांगता। इंडिविजुअल डिटेल तो आपकी जीएसटी पोर्टल पर तब मिल जाती है जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हो। यानी कि जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो सारी डिटेल आपकी उनको मिल जाएगी, और उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना होगा हमें किस चीज का, कि हमने कितना सामान पूरे महीने में बेचा, इसकी डिटेल देनी होगी। कितना आपने जीएसटी पूरे महीने में लिया अपने कस्टमर से, उसकी डिटेल इस फॉर्म में फिल करनी होगी। उसके बाद में आपने देनी होगी कि कितना सामान हमने खरीदा और कितना खरीदने के ऊपर हमने कितना जीएसटी पे कर दिया, वो इस फॉर्म के अंदर फिल करना होगा आपने। और उसके बाद में क्या आपका निकल के आता है अमाउंट जीएसटी पे करने के लिए, वो ये फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा कि आपका कितना टैक्स बनता है, वो आपको जमा करना है। आप अगर किसी महीने में, अगर इस महीने की अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो सितंबर की, अगर इससे पिछले महीने यानी अगस्त में आपने रिटर्न लेट कर दी है डिपॉजिट करने में, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी। पेनल्टी और लेट फीस जो लगेगी वो सब के सब कब वो लेंगे डिपार्टमेंट वाले आपसे, जब आप ये चालान डिपॉजिट करोगे। तो चालान डिपॉजिट जब होगा तो उसके साथ साथ में अगर लेट फीस अगर आपके ऊपर लगती है तो वो आपके ऊपर लाइबल है, तो लेट फीस भी आपको जमा करनी होगी। यानी कि जीएसटीआर 3B का जो फॉर्म है उसके अंदर आपको दोनों तीनों की चीज आपको बना करके दी। अगर आपने जीएसटीआर 1 का फॉर्म भरना है तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो फॉर्म में डिटेल भरनी होगी वो सिर्फ भरनी होगी आपको सेल्स करनी, ठीक है। सेल करने की जो परचेज देनी है वो जीएसटीआर 1 के फॉर्म में देनी है, और जीएसटीआर 3B के अंदर आपको सेल्स की भी देनी है, परचेज की भी देनी है, और टैक्स डिपॉजिट करने की भी देनी है। यानी कि 3B के अंदर आपको टोटल डिटेल्स देनी ही देनी, ठीक है। ये जीएसटी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जीएसटी कैसे लगता है किसी आदमी के ऊपर वो मैंने आपको बता दिया। ये जो जीएसटी लगता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के ऊपर किस तरह से लगता है, किस तरह से वो उसको पे करेगा, वो सारी डिटेल आपके सामने आ गई है, ठीक है। जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वो कौन होगा, जो बिजनेसमैन होगा। नॉर्मल आदमी या कंज्यूमर कभी भी जीएसटी पोर्टल में डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ठीक। अब क्या करते हैं, अब ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब हमें समझना होगा कि ये जो हमें टैक्स की डिपॉजिट करनी होती है, कैसे सेल की डिटेल हमें निकालनी होती है, कैसे परचेज की डिटेल निकालनी होती है, अब इनकी डीपली में हमें जाना होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में आपकी लूंगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी तक हम कहाँ पर थे, जीएसटी पोर्टल के ऊपर। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर चल रहे थे। अब हम थोड़ा अंदर आए, हमने देखा कि जीएसटी बेसिकली क्या होता है, फिर हमें पता चला जीएसटी ये होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है हमें ये पता चला, जीएसटीआर 1 क्या होता है हमें पता चल गया, जीएसटीआर 3B क्या होता है वो हमें पता चल गया। अब इसके अंदर हमें डीपली घुसना होगा जीएसटीआर 1 के अंदर। जीएसटीआर 1 के अंदर देखना होगा तो जो हम जीएसटी जिसको बोल रहे हैं 2250 उसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे जब हम खरीद करके लाएंगे जो जीएसटी होगी उसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो अब हमें डिटेल में जानना होगा कि जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हमें उसकी डिटेल बनानी होगी, किस तरह से हमें उसे पोर्टल पर सबमिट करना होगा, वो सारी चीजें अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको। अभी यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम कोई समझ में नहीं आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं।